नमस्कार। ऑनलाइन शिक्षा में आपका स्वागत है। हम बीए सेकेंड ईयर हिंदी साहित्य का सेकंड पेपर जो एकांकी ली है, उस एकांकी में एक एकांकी हम पहले कर चुके हैं। दूसरी एकांकी उसर जिसके लेखक है भुवनेश्वर। यह मनोविश्लेषणात्मक एकांकी है। इस एकांकी का शीर्षक है उसर का अर्थ है बंजर, अनुपयोगी, ऐसी भूमि जिस पे कि कुछ भी उपज नहीं सकता। तो इस एकांकी का नाम उसर क्यों रखा? क्योंकि इस एकांकी में जो पात्र है और उन पात्रों की जो बातें हैं, उन बातों का भी कोई अर्थ नहीं रहता है। उसमें किसी भी तरह का अर्थ नहीं निकलता। वो बेतुकी बातें, बिना सिर पैर की बातें, बिना मतलब की इधर उधर की बातें करते हैं और ऐसी ही बातों में उन्होंने संपूर्ण एकांकी को पूर्ण भी कर लिया है। तो इस आगे हम उसर को पढ़ते हैं। उसर भुवनेश्वर की मनोविश्लेषणात्मक एकांकी है। ये पाश्चात्य एकांकी कला पर आधारित है। इस एकांकी के माध्यम से लेखक ने मानव के अंतर्मन में छिपी दमित इच्छाओं, भावनाओं, कुंठाओं और वासनाओं को उजागर कर मनोवैज्ञानिक आधार पर उजागर करने का प्रयास किया। घर में सभी सदस्य अपना समय बिताने के लिए कागज पर कोई भी शब्द लिखने का खेल खेलते हैं। कागज पर प्रत्येक सदस्य दो दो शब्द लिखते हैं। उन शब्दों द्वारा उनकी मानसिकता का पता चलता है। जैसे गृह स्वामिनी शब्द लिखती है कमरा, बाथरूम, बेबी, सहजनी रोड। जब वह सेक्स के बाद सहजनी रोड पढ़ती है तो गृह स्वामी को पुरानी बात याद आ जाती है कि उसकी पत्नी का पूर्व प्रेमी इसी रोड पर रहता है। यह जानकर गृह स्वामी को ईर्ष्या जनित पीड़ा का अनुभव होता है। वह अपनी पत्नी से इस मानसिकता का दुखी हो जाता है। इस प्रकार खेल खेल में प्रत्येक व्यक्ति के अंतर्मन में जो भाव है वे कागज पर प्रकट हो जाते हैं। इस एकांकी का उद्देश्य यही है कि भारत के मध्यम वर्ग के मानसिकता में पाश्चात्य परंपरा के प्रभाव के कारण खोखलापन, दिखावा, दोगलापन आया है, उसे मनोविश्लेषणात्मक शैली के द्वारा दूर किया जा सकता है। यही उसर एकांकी की मूल संवेदना है। भुवनेश्वर हिंदी एकांकी के सच्चे प्रतिष्ठापक थे। हिंदी एकांकी को आधुनिकता का स्वर देने और इसे जीवनगत सामाजिक यथार्थ से जोड़ने में इसकी प्रमुख भूमिका रही है। पाश्चात्य एकांकी कला का जितनी जानकारी इन्हें है उतने समय के लिए किसी एकांकीकार को नहीं थी। कारवां इनकी 6 एकांकियों का पहला संग्रह है। स्ट्राइक इनका दूसरा संग्रह है। इसकी एकांकी का विषय मध्यम वर्ग है। मध्यम वर्ग की नई चेतना, आडंबर, खोखलापन इन्होंने रंगमंच पर वास्तविक भाषा से अभिव्यक्त करने की कोशिश की है। इनकी कला में नाट्यकता और अभिनयता दोनों का ही समावेश देखने को मिलता है। आगे लेखक कहते हैं, मनुष्य के अंतर्मन में दमित भावों को पाश्चात्य एकांकी कला के अनुरूप अभिव्यक्त करने वाली उसर एकांकी शिल्प विधा की दृष्टि से एक नई एकांकी है। इसकी कथा का आधार मनोवैज्ञानिक है। मध्यम वर्ग के बंगले का ड्राइंग रूप इस एकांकी का अभिनय स्थल है, जिसमें एक के पश्चात एक पात्र का आगमन होता है। सभी परिवार के सदस्य पाश्चात्य सभ्यता के रंग में ढले हुए हैं। वे सभी मिलकर एक मनोविश्लेषणात्मक खेल खेलते हैं। वे सभी पात्र क्रमानुसार एक कागज पर बिना सोचे समझे कोई शब्द लिखते हैं। फिर उन शब्दों को सबके सामने पढ़ा जाता है। शब्दों के इस खेल द्वारा सभी व्यक्तियों के अंतर्मन में व्याप्त दमित इच्छाओं, कुंठाओं के भाव स्वतः ही प्रकट हो जाते हैं। इसी मनोवैज्ञानिक खेल के माध्यम से गृह स्वामिनी, जो कि एक बीमार एवं कमजोर महिला है, उसके अंतर्मन के भाव को प्रकट किया जाता है। जैसे कि वह सेक्स व सहजन रोड लिखती है और वैसे ही उसके मन के संकेत प्रकट हो जाते हैं कि इस एक समय ऐसा था जब इसी रोड पर उसके पति की प्रेमिका रहती थी, परंतु बच्चे इसे खेलकर आगे का कार्य प्रारंभ कर देते हैं। इस प्रकार इस खेल के माध्यम से सभी व्यक्तियों के अंतर्मन की भावनाएं प्रकट होती है और एकांकीकार ने पाश्चात्य सभ्यता में ढले मध्यम वर्ग के आडंबर, दिखावा, दोगलापन और खोखलेपन को उजागर कर इस एकांकी का मूल विषय मनोवैज्ञानिकता को शीर्षित किया और उसे प्रदर्शित करने की कोशिश की। इस एकांकी से स्पष्ट होता है कि पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति के अंधानुकरण ने आज मानव का संवेदना शून्य और उसर प्रवृत्ति का बना दिया है।
मनुष्य उस भूमि के बाद ही ऊसर हो गया है, अनुपजाऊ हो गया है, फालतू हो गया है, जिसका कि जीवन में कोई भी सार्थक नहीं बचता। आज मानव एकांकी में बहुत संयोजन सुदृढ़ रूप से की गई कौतूहल भाव संपूर्ण एकांकी में देखने को मिलती है और वो उसका निर्वाह कुछ स्थलों पर कर भी देता है। एकांकी के प्रमुख पात्र में सभी गृह स्वामिनी, जो कि अपने चरित्र के अनुसार मोटी रमणी की तरह, एक गृह स्वामिनी की तरह, एक गृहिणी की तरह बताई गई है और गृहिणी की तरह उसकी सोच को भी बताया गया है। मिस्टर सिंबल गृह स्वामी वह जो बाहर से क्रोधी, लापरवाह, सिद्धांतवादी और परंपरावादी है, परंतु आंतरिक रूप से वह संकीर्ण मनोवृत्ति वाले, कायर, शोषण, डरपोक किस्म के व्यक्ति को जैसे बताए गए हैं। इनके दोहरे चरित्र का बड़ा ही रोचक चित्रण किया गया है। इसमें बताए गए युवक ट्यूटर से संवेदना शून्य चापलूस प्रति का बताया गया है। उसने अपनी बौद्धिकता पर अत्यधिक अभिमान है, वह स्वयं को अधिक समझदार मानता है और व्यक्ति सम्मान एवं समाजवाद का समर्थन भी है। मिसेस सिंबल सदैव रोगग्रस्त रहने वाली, आधुनिक जीवन जीने वाली, पाश्चात्य सभ्यता और संस्कृति की समर्थ तथा वर्तमान जीवन से निराश दिखाई गई स्त्री है। उसके अंतर्मन में उसके विस्खलन जीवन का रहस्य छिपा हुआ है। उसका यही रहस्य मनोविश्लेषणात्मक खेल खेल में प्रकट हो जाता है और लगभग एकांकी के जो सभी पात्र हैं वो इसी प्रकार की मनोवृत्ति के बताए गए हैं। इनके संवाद संयोजना में भी इनके संवाद बड़े ही छोटे छोटे रूप में बताए गए हैं, परंतु कम शब्दों में गहराई का अर्थ को प्रदर्शित किया गया है। संवादों का आधा अधूरा पात्रों के आधे अधूरे व्यक्तित्व को व्यंजित करता है। जैसे युवक गांधी, जिस प्रकार इसमें संवाद बताए गए, उन संवादों को पूर्ण रूप से नहीं बताकर आधे अधूरे बताए गए, उनका आधा अधूरा अर्थ बताया गया है, यानी कि एक शब्द बताकर उस शब्द में अपनी अंतर्भावनाओं को प्रकट करना। उसी प्रकार उनका जीवन भी ऐसा ही, उनकी मानसिकता भी वैसी ही। जैसी उनकी मानसिकता थी वैसे ही उन्होंने उस खेल खेल में एक एक शब्द के द्वारा ये प्रदर्शित कर दिया कि मनुष्य के अंतर्मन में क्या चल रहा है, वो अपने अंतर्मन में क्या सोच रहा है, वो अंतर्मन में किसके प्रति क्या भावना रख रहा है। उन भावनाओं को प्रकट करने के लिए उन्होंने उसी ऊसर की बातें, बिल्कुल अनउपजाऊ की बातें, बिल्कुल बेकार की बातें, ऐसे शब्दों को रखा जिनका कि जीवन में अर्थ भी नहीं है। जैसे गृह स्वामी जो है, गृह स्वामिनी है, उसके जीवन में अब उन शब्दों का कोई अर्थ नहीं है, लेकिन अनायासी उसके मन की भावनाओं को प्रकट हुई और उसके मन की भावनाओं को प्रकट होकर उसके मन में एक बार आत्मग्लानि हुई कि उसके साथ का जो सहयोगी है, उसके जो पति है, उसके एक समय में ऐसा जीवन था। और ऐसा होने पर जब उसके पति को भी ये पता चलता है तो उसके प्रति भी उसके मन में ये भावनाएं पैदा होती है। और जब दोनों की भावनाएं इस तरह से पैदा होती है तो दोनों के मन में एक ऊसरता आ जाती है, एक अनउपजाऊता आ जाती है, एक दूसरे के प्रति जो मान सम्मान है उसमें कमी आ जाती है। तो ऊपर से तो वो अपने आप को जब पाश्चात्य दिखाते हैं, लेकिन अंदर की जो भावना है वो रूढ़िवादी, वही के वही पुरानी रूढ़िवादी भावनाओं को लेकर अपने जीवन को ऊसरता की ओर दिनों दिन धकेलते चले जाते हैं। तो इसी प्रकार ऊसर में इसी ऐसे ही शब्दों का हर एक के द्वारा बताकर ये बताया गया है कि जीवन में ऊसरता को कभी भी नहीं लाना चाहिए। ऊसर एकांकी का उद्देश्य मानव के अंतर्मन में व्याप्त गूढ़ रहस्यों और मनोग्रंथियों को प्रकट करना रहा। बाह्य रूप से शांत जीवन के अंतर्मन की जो कुंठाएं सतत प्रवाहित रहती है, मनुष्य उसे अनजान बना रहता है, वह सिर्फ बाहरी जीवन को जीता जाता है तथा उसके अंतर्मन की जो उचित अनुचित इच्छाएं हैं वह व्यक्त न हो पाने के कारण दमित होती रहती है। ये दमित इच्छाएं कुंठाओं के रूप धारण कर लेती है। एकांकी ने ऊसर एकांकी के माध्यम से एक मनोविश्लेषणात्मक खेल द्वारा प्रत्येक पात्र की इन्हीं दमित कुंठाओं को उजागर करने का सफल प्रयास किया है और इन्हीं शब्दों के द्वारा ये बताया है कि मनुष्य ऊपरी जीवन कैसा होता है, लेकिन अंदर के अंदर उसके मन में कौन सा युद्ध चल रहा होता है, उस युद्ध को वह कभी कभार उन शब्दों के द्वारा बताने का प्रयत्न कर देता है। ऊसर एकांकी में आधुनिकरण की नवीन चेतना, आडंबर, खोखलापन, दिखावा और पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति से प्रभावित व्यक्तियों के व्यक्तित्व का बड़ा ही सफल एवं सटीक चित्रण किया है। अभिनेता की समस्त विशेषताएं इस एकांकी में
दृष्टिगत हो जाती है। एक ही स्थान पर आधुनिकता वर्ग की नई चेतना, आडंबर और खोखलेपन का चरित्र चित्रण कर दिया। पात्र संख्या कम है, लेकिन सांकेतिक भाषा के माध्यम से पात्रों के चरित्र का चित्रण किया गया है। मनोविश्लेषण खेल द्वारा सभी के अंतर्मन में निहित भावों का उद्घाटन किया गया है। दृश्य विधान में परिवर्तन के बिना वस्तु का सहज स्वाभाविक ढंग से चरम सीमा तक पहुंचना, अचानक उसका अवसान होना नाट्य कौशल का परिचय देता है। इसमें एकांकीकार ने पाश्चात्य एकांकी कला का प्रयोग किया। उसर के दृश्य विधान, साज सज्जा, रंगमंची वस्तु सभी का पाश्चात्यकरण की छाप दिखाई दे सकती है। अतः हम ये कह सकते हैं कि भुवनेश्वर रचित उसर कथानक, चरित्र चित्रण, संवाद योजना, भाषा शैली, देश कला, वातावरण तथा पाश्चात्य एकांकी कला की दृष्टि से एक सफल एकांकी माना जा सकता है। और इसी एकांकी के द्वारा ये कहा जा सकता है कि गृहस्वामी ट्यूटर से स्वयं की तुलना करते हुए जीवन के प्रति मेरी दृष्टिकोण तुमसे स्वार्थ भिन्न, तुम समाजवाद के समर्थक हो और ये मानते हो जीवन संपूर्ण कठिनाइयों से प्राप्त होता है। जिस तरह रिंग मास्टर सर्कस में घोड़े पर काबू पाता है, परंतु सर्कस के घोड़े पर काबू करना और जिंदगी में कठिनाइयों को पार करना दोनों ही भिन्न है। यानी कि वो ट्यूटर को भी ये उदाहरण देती है कि हम जिस तरीके से सर्कस देखते हैं और सर्कस में देखते हैं कि रिंग मास्टर किस तरीके से रिंग के द्वारा शेर को, घोड़े को काबू करता है, क्या हम भी उस रिंग मास्टर की तरह उस रिंग की में से अपने जीवन को कंट्रोल में कर सकते हैं, काबू में कर सकते हैं? नहीं, हम किसी को भी अपने जीवन, अपने आप के जीवन को और किसी दूसरे के जीवन को हम काबू नहीं कर सकते हैं। क्यों? कि वो कुछ सर्कस के जो घोड़े, सर्कस के जो शेर है, वो कुछ समय के लिए काबू होते हैं, लेकिन जो हमारा जीवन है वो पल पल परिवर्तनशील है। पल पल उसमें बदलाव आते हैं, पल पल उसके पात्र बदलते हैं, पल पल उसकी परिस्थितियाँ बदलती है। तो उसमें ऐसा करना सहज नहीं है। जीवन की मुश्किलों को यदि इसी तरह हल किया जा सके तो जीवन जीना बहुत आसान हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं, क्योंकि ये जीवन निरंतर परिवर्तनशील है। इस जीवन में कुछ न कुछ परिवर्तन होता रहता है। इसमें कई उतार चढ़ाव आते हैं। इसे सिद्धांतों में बांधना बहुत कठिन है, क्योंकि जीवन की गतिशीलता उसके सतत प्रभाव में है, उसे बोध बांध के रखने में नहीं है। और इसी से गृहस्वामिनी और मिस्टर सिंबल की बौद्धिकता की अभिव्यक्ति का पता चलता है और उसके परंपरावादी होने का भी पता चलता है। मिस्टर सिंबल पाश्चात्य प्रभाव से प्रभावित होकर मध्यम वर्गीय व्यक्ति है। वह संभ्रांत, शिष्ट, शालीन, वैभव संपन्न व्यक्ति होते हुए भी अंतर्मन से कुंठित, संवेदना शून्य, शोषक, क्रोधी, स्नेही मनोवृत्ति वाले हैं। यानी कि ऊपरी दिखावे से तो अपने आप को पाश्चात्य मानते हैं, लेकिन उनके जो मन की कुंठाएं वो उन पुरानी रूढ़िवादियों को बरताने में पीछे नहीं हटती। उसका अपने परिजनों के प्रति व्यवहार बहुत सभ्य है और ऊपरी तौर पर हमेशा बीमार रहने और जीवन में उदास पत्नी के प्रति उसकी गहरी सहानुभूति भी है। वह ऊपरी तरीके से, ऊपरी मन से सबके साथ एक जैसा व्यवहार करते हैं, यहाँ तक कि अपनी बीमार पत्नी के प्रति भी सहानुभूति प्रकट करते हैं, लेकिन अंतर मन में उनका ऐसा नहीं है। वह ट्यूटर से अपने वैवाहिक जीवन का जिक्र करते करते रुक जाते हैं। वह मानते हैं कि उसका वैवाहिक जीवन बहुत ही संतोषप्रद है, परंतु वास्तविक तौर पर ऐसा नहीं है। यह उनका भ्रम मात्र है, क्योंकि खेल खेल में समय आने पर अपनी पत्नी पर संदेह करना इस बात को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देता है कि उनका वैवाहिक जीवन तनावपूर्ण है। लेकिन जब वो खेल खेलते और खेल ही खेल में शब्दों के द्वारा ये बता देते हैं कि इन शब्दों के द्वारा उनके मन की जो भावना है वह क्या है। जब परिवार के सभी सदस्य मिलकर मनोविज्ञान का खेल खेलते हैं तो खेल खेल में मिसेस संभल, बाथरूम, बेबी, अंधेरा आदि ऐसे शब्द उसे पढ़कर जो जैसे आगे बढ़ते हैं वैसे वैसे पत्नी की रोगी मानसिकता को जानकर परेशान हो जाते हैं। अन्य सभी इसे मात्र खेल मानकर आगे खेलने लगते हैं, लेकिन उन दोनों पति पत्नी की मानसिकता कुछ समय के लिए परिवर्तित हो जाती है। वह अपनी पत्नी से सारे रहस्य उजागर करने के लिए कहता है और मिस्टर सिंबल की ये सोच निसंदेह मध्य वर्ग के संकीर्ण मनोवृत्ति को प्रकट करती है, जिसमें एक पुरुष अपनी स्त्री पर पुरुष के साथ साथ सहज संबंध को भी
पूर्व दृष्टि से देखता है। मध्यम वर्ग का व्यक्ति चाहे कितना भी पाश्चात्य संस्कृति का हो जाए, चाहे कितनी भी पाश्चात्य सभ्यता से जुड़ जाए, परंतु उसकी मानसिकता, उसकी सोच हमेशा संकीर्ण ही रहती है। इस घटना के पश्चात दोनों में दाम्पत्य जीवन के प्रति आशंका बढ़ जाती है, संदेह के भाव बढ़ जाते हैं और उसका सभ्यता का आवरण अनावृत हो जाता है। मध्यम वर्ग की संकीर्णता और मनोवृत्ति का विश्लेषण इसमें विशेष रूप से दिखाया गया है। इसी प्रकार इसमें उसर में छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे शब्दों के द्वारा लेखक ये बताने की कोशिश कर रहा है कि मनुष्य की मनोवृत्ति क्या है। मनुष्य की मनोवृत्ति उसको देखने से, उसके ऊपरी आवरण से नहीं, बल्कि उसके मन के जो भाव है, उसके मन में जो प्रवृत्तियाँ चल रही है, उसके मन में जो आशंकाएं चल रही है, उससे है। और उसी से उन्होंने उसर जो शब्द है, जो शीर्षक है, उसको सार्थक करने की कोशिश की है। यहीं पर यह समाप्त होता है।